Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम रेडियो एक्टिविटी का इंट्रोडक्टरी पार्ट और उसकी हिस्ट्री की कैसे रेडियो एक्टिविटी के फिनोमेना की डिस्कवरी हुई और ये होता क्या है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी क्या है। रेडियो एक्टिविटी बेसिकली किन्हीं सर्टेन न्यूक्लियाई से स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ पार्टिकल्स को कहते हैं। स्पॉन्टेनियस एमिशन मीन्स बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी या बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के जो पार्टिकल्स का एमिशन न्यूक्लियाई से होता है। कोई भी न्यूक्लियाई जो अपने आप से पार्टिकल्स एमिट आउट करता है, वो पार्टिकल्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स या फिर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। लेकिन डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स का स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है नेचुरली बिना किसी एक्सटर्नल वर्क किए हुए। तो जब स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है तो वो फिनोमेना ही रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। अब ये क्यों होता है या कैसे होता है और सर्टेन न्यूक्लियाई में ही ये क्यों देखने को मिलता है। तो बेसिकली व्हाट इज द कॉज ऑफ फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का कॉज होता है क्योंकि जनरली नेचर में पार्टिकल्स में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो है उसमें एक बैलेंस है। देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ और रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो ये बैलेंस जब गड़बड़ा जाता है, ये बैलेंस जब इम्बैलेंस में बदल जाता है, रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जब इम्बैलेंस्ड हो जाता है, तो इट इज द कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तभी रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन का बैलेंस अगर नहीं है तो स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। सो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के रेशियो में इम्बैलेंस से आती है इनस्टेबिलिटी, और यही इनस्टेबिलिटी इस एमिशन ऑफ पार्टिकल का कारण बनती है। ऑब्वियसली देखिए, नेचर में हर चीज की जो एक टेंडेंसी होती है कि वो इक्विलिब्रियम में रहे या स्टेबल स्टेट में रहे। ठीक है, स्टेबिलिटी इज द नेचर ऑफ एवरीथिंग। ओके, हर चीज स्टेबिलिटी या इक्विलिब्रियम में रहना चाहती है। तो जैसे ही न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो इम्बैलेंस होने से, गड़बड़ाने से इनस्टेबिलिटी आई नहीं, वो न्यूक्लियस वापस से स्टेबिलिटी अटेन करने की कोशिश करेगा, उस इनस्टेबिलिटी से बाहर आने की कोशिश करेगा। और वो स्टेबिलिटी वो तभी अटेन कर सकता है जब वो कुछ पार्टिकल्स एमिट कर दे, क्योंकि तभी वो रेशियो वापस से लाइन पे आएगा, वापस से बैलेंस होगा। तो इसी के चलते उस इम्बैलेंस को दूर करने के लिए, उस इनस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए जो न्यूक्लियाई है वो पार्टिकल्स का एमिशन करते हैं, और ये अपने आप से करते हैं। हमें बाहर से कोई फोर्स या वर्क नहीं करना पड़ता, और यही स्पॉन्टेनियस एमिशन रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। तो रेडियो एक्टिविटी के फिनोमेना को सबसे पहले 1896 में हेनरी बैकरल ने डिस्कवर किया था, और ये डिस्कवरी भी एक्सीडेंटल थी। एक्सीडेंटल मीन्स बाय चांस ये डिस्कवरी हुई थी। एक्चुअली वो कर कुछ और एक्सपेरिमेंट रहे थे, तो इस दौरान बैकरल जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसमें यूरेनियम का एक सॉल्ट था। उस यूरेनियम सॉल्ट से वो ये टेस्ट कर रहे थे कि यूरेनियम सॉल्ट को जब तेज लाइट में, इंटेंस लाइट में, सनलाइट में रखा जाए, तो यूरेनियम सॉल्ट और सनलाइट या इंटेंस लाइट मिलकर उनके हिसाब से एक्स रेज एमिट कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने सोचा था। तो उनका ये आइडिया या उनका ये कॉन्सेप्ट था कि यूरेनियम का फ्लोरोसेंट सॉल्ट और उसको जब सनलाइट में एक्सपोज किया जाए, तेज लाइट में एक्सपोज किया जाए, तो वो एक्सरे एमिट करेगा। क्योंकि उससे पहले 1895 में रॉन्टेगन ने एक्स रेज को डिस्कवर कर लिया था। तो उसी से प्रभावित होकर बैकरल एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें उनके हिसाब से यूरेनियम का एक सॉल्ट सनलाइट से एक्सपोज होने पे एक्सरे एमिट करेगा। तो उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने पाया कि
जब सनलाइट की प्रेजेंस में उन्होंने एक फोटोग्राफिक प्लेट को सॉल्ट के साथ एक्सपोज किया, तब उन्हें कुछ रिजल्ट्स थोड़े डिफरेंट मिले या वैरी करते हुए मिले। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट किया और उन्होंने इस यूरेनियम के सॉल्ट को सनलाइट की एब्सेंस में भी रखा कुछ देर, बाय चांस, क्योंकि ऐसा हो गया कि सनलाइट प्रेजेंट नहीं थी या कुछ दिनों तक सूरज नहीं निकला, तो उनका वो सॉल्ट फोटोग्राफिक प्लेट के साथ रखा रह गया। तब भी उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सनलाइट के ना होते हुए भी उस यूरेनियम सॉल्ट के साथ फोटोग्राफिक प्लेट का कुछ न कुछ रिएक्शन हुआ है और उन्हें कुछ उस पर इफेक्ट देखने को मिला। तो ऐसा देखने पे ये तो वो इंटेंडेड एक्सपेरिमेंट था, ये तो वो करना चाह रहे थे, लेकिन इसकी बजाय उन्हें कुछ और ही देखने को मिला। उन्होंने देखा कि जो यूरेनियम का सॉल्ट है उसमें प्रेजेंट यूरेनियम बहुत ही ज्यादा पेनिट्रेटिव है, इतना ज्यादा पेनिट्रेटिव है कि फोटोग्राफिक प्लेट को भी उसने अफेक्ट कर दिया था। पेनिट्रेशन पावर उसकी बहुत ज्यादा थी। तो उन्हें रियलाइजेशन हुआ कि यूरेनियम सॉल्ट में जो यूरेनियम है उसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है यूरेनियम न्यूक्लियस की जो कि हाईली पेनिट्रेटिव प्रॉपर्टी है, और यही प्रॉपर्टी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को इतना डैमेजिंग बनाती है क्योंकि वो किसी भी सब्सटेंस को पेनिट्रेट कर सकते हैं। और यही नहीं, वो गैसेस को भी आयनाइज कर, इतना पेनिट्रेशन पावर है कि वो गैसेस को भी आयनाइज करते हैं, इतनी हाई एनर्जी है कि वो गैसेस को भी आयनाइज करने में सक्षम है। सो पेनिट्रेटिव एंड कैन आयनाइज गैसेस ऑल्सो, ऐसा उन्होंने इस टाइम पर डिस्कवर किया था। इसके बाद मैडम मैरी क्यूरी एंड उनके हस्बैंड पियरे क्यूरी ने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की डिस्कवरी की, जिनमें थोरियम, पोलोनियम जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे। तो मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने भी इनको डिस्कवर किया, रेडियम, आपका थोरियम, पोलोनियम और रेडियम जैसे एलिमेंट्स। और रेडियम तो हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, राइट। तो कुल मिला के ये निष्कर्ष निकला, ये कंक्लूजन निकला इन सारे डिस्कवरीज से कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो रेडिएशंस एमिट करते हैं, ठीक है, और वो रेडिएशंस हाईली पेनिट्रेटिव और हाई एनर्जी की रेडिएशंस होती है, क्योंकि उनकी एनर्जी या पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए वो इतने डैमेजिंग इफेक्ट उनके होते हैं। सो कुल मिला के कंक्लूजन ये निकला कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बहुत हैवी रेडिएशंस एमिट आउट करते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रेडिएशन एमिट करते हैं, ये चीज जब पता लग गई, उसके बाद रदरफोर्ड ने ये बताया या ये फिगर आउट किया कि ये जो रेडिएशंस होती है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की रेडिएशंस होती हैं, वो उनके में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। रदरफोर्ड ने बताया कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की रेडिएशंस एक ही टाइप की नहीं होती, वो भी अलग अलग टाइप की रहती है, ठीक है। तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट से पता लगाया कि इसकी बेसिकली 3 टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने कंपोनेंट्स का पता लगाया। ये एलिमेंट्स थे अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशंस की फॉर्म में। तो ये अल्फा पार्टिकल्स भी कहलाते हैं, इनको बीटा पार्टिकल्स भी कहते हैं, और इनको गामा, यूजुअली इनको गामा रेज या गामा रेडिएशंस कहा जाता है। अब ये क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस, जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं यानी कुछ ना कुछ अंतर होना चाहिए। तो रदरफोर्ड ने ये बताया कि उनके एक्सपेरिमेंट से बताया, उस एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करने के लिए उन्होंने 3 लेयर्स से इन रेडिएशंस को पास किया। पहली लेयर थी बहुत ही थिन कार्डबोर्ड की लेयर, ठीक है, पहली लेयर उन्होंने बनाई एकदम थिन कार्डबोर्ड की लेयर। दूसरी लेयर थी थोड़ी सी थिक एल्यूमिनियम फॉइल की लेयर।
तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट इस तरह से किया 3 लेयर्स में। फर्स्ट लेयर थी कार्डबोर्ड, थिन कार्डबोर्ड, लगभग 0.005 इंचेस के आसपास। उसके बाद एल्यूमिनियम मेटल की एक थोड़ी सी थिकर लेयर बनाई थी, लगभग 1 mm कह सकते हैं। उसके बाद लेड की एक काफी थिक 10 सेंटीमीटर जितनी लेयर बनाई गई। ओके, और फिर उन्होंने रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से पास्ड आउट रेडिएशंस को इनमें से पास कराया, इस सेटअप में से पास कराया। तो उन्होंने ये देखा कि जो अल्फा पार्टिकल्स वाली रेडिएशन होती हैं, अल्फा पार्टिकल्स वाली रेडिएशन तो इस कार्डबोर्ड से आगे भी जा नहीं पाई या कार्डबोर्ड को भी पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो रेडियो एक्टिव वाली रेडिएशन है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई की, उनके भी अलग अलग टाइप्स या अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो थी बीटा पार्टिकल्स की फॉर्म में जो रेडिएशन थी, उन्होंने देखा कि बीटा पार्टिकल हैं वो कार्डबोर्ड को तो क्रॉस कर लेते हैं बट एल्यूमिनियम मेटल से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी एल्यूमिनियम मेटल को पेनिट्रेट नहीं कर पाती। लेकिन जो थर्ड टाइप थी जिनको गामा रेडिएशंस या गामा रेज कहा है, उन्होंने देखा कि गामा रेज तो ना सिर्फ कार्डबोर्ड और एल्यूमिनियम बल्कि लेड की एक 10 सेंटीमीटर थिक लेयर को भी क्रॉस कर लेती हैं। सो उन्होंने इन 3 तरह के कंपोनेंट के अलग अलग बिहेवियर को इस तरह से एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया, और इस बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के बाद ही उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई से निकलने वाली रेडिएशंस सिर्फ एक ही टाइप की नहीं होती बल्कि उसके मेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं। अब इसमें से जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जबकि बीटा पार्टिकल्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स, और गामा रेज जो हैं वो हैं हाई एनर्जी प्रोटॉन्स। ठीक है, तो ये जो रेडिएशंस हैं ये पार्टिकल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए इनको अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल फोटोन्स कहा जाता है। सो ये हाई एनर्जी फोटोन्स होते हैं, इसलिए इनको गामा रेडिएशंस हैं, लेकिन ये फोटोन्स की फॉर्म में भी है। फोटोन क्या है? पार्टिकल, नेचर ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा रेज भी फोटोन्स यानी पार्टिकल ऑफ लाइट है। सो हाई एनर्जी फोटोन, इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा है कि ये लेड के थिक मटेरियल को भी पेनिट्रेट करने में सक्षम है। सो इस तरह से 3 अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में भी पता चला कि रेडियो एक्टिव रेडिएशंस के भी कंपोनेंट्स होते हैं। सो ये हमने कुछ बेसिक जानकारी, हिस्ट्री और थोड़ा इंट्रोडक्टरी पोर्शन रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ा है। आने वाले वीडियोस में डिटेल में इसके बारे में और स्टडी करेंगे और रेडियो एक्टिविटी को और डिटेल में समझेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.